नमस्कार साथियों, ऑथेंटिक परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल अपन ने सिलेबस के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज उसकी प्रथम क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस की ऐतिहासिक पक्ष की प्रथम कक्षा होगी, जिसमें अंतर्गत अपन प्राचीन राजस्थान की सभ्यताएं पढ़ेंगे आज। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें और हस्तलिखित नोट्स अपने आप तैयार करें। चलिए आज पढ़ते हैं प्राचीन राजस्थान की सभ्यता। प्राचीन का अर्थ होता है मतलब पूर्व, जो पहले अपन बीत चुके हैं भूतकाल में 4000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व। मानव की सभ्यता, सभ्यता मतलब मानव का रहन सहन कैसा था, कैसे जीवन यापन करता था, खाना पीना कैसे करता था, ये सभी उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सभ्यताओं की जानकारी के लिए सबसे पहले भारत सरकार ने भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 में कनिंघम के द्वारा स्थापित किया गया है। उसी प्रकार राजस्थान की सभ्यताओं का अध्ययन एवं उत्खनन से संबंधित जानकारी रखने के लिए राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। ये 1871-72 में CL कार्लाइल के द्वारा की गई है। ये जो प्रश्न है जो अभी 2022 की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है। क्या पूछा गया था? राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किसने की थी? जबकि ऑप्शन में पहला यही दे रखा था, आधे बच्चों ने यही किया था, जबकि उनको पता ही नहीं है कि राजस्थान पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना CL कार्लाइल ने की थी। आप जरूर ध्यान रखें। आगे देखिए, राजस्थान अभिलेखागार संस्थान, जिसकी स्थापना लगभग 1955 में जयपुर में की गई थी। प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि राजस्थान अभिलेखागार संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? अधिकतर बच्चे बीकानेर करके आ जाते हैं, जबकि उनको पता नहीं है कि सर्वप्रथम जयपुर में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1960 में इसको यहाँ स्थापित किया गया था, बीकानेर। आप ये जरूर ध्यान रखें, वर्तमान समय में ये बीकानेर में है। जबकि प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो इसकी स्थापना जयपुर में की गई थी, वर्तमान में बीकानेर में। जरूर ध्यान रखें, ये मोस्ट प्रश्न है। आगे चलिए, सभ्यताओं का अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने इसे 3 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला है पुरातत्व पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल में मानव नदियों के आसपास जहाँ जल एकत्रित होता था वहाँ रहता था। जैसे कि मरुस्थल है, वहाँ पहले सरस्वती, दृश्यवती या मृत नदी का संगम था, तो वहाँ मानव रहते थे। तभी वहाँ जैसे कालीबंगा जैसी सभ्यताएं उत्पन्न हुई। उसी प्रकार पूरा पाषाण काल में मनुष्य पत्थरों के औजारों का प्रयोग करता था। उसी से पशुओं को मारकर खाने में सहयोग मिलता था। उसी प्रकार मध्य पाषाण काल में मनुष्य पशुपालन व कृषि करने लगा। उसके बाद नव पाषाण काल में मनुष्य ने पहिए का आविष्कार कर लिया और सही तरीके से तैरने लगे थे। आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरा पाषाण काल में हस्त कुठार की खोज CA हैकर द्वारा की गई थी, जो कि विराटनगर और इंद्रगढ़ बूंदी में है। यहाँ से हस्त कुठार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल के यही अवशेष किसके द्वारा खोजे गए थे? तो यह CL कार्लाइल, जो कि 1871-72 में आया था, और इसी ने यहाँ मध्य पाषाण काल में कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारी दी। इसी से संबंधित महत्वपूर्ण स्थान बागौर, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। ये विश्व का या भारत का दूसरा नंबर स्थान है जहां पशुपालन और कृषि से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए। राजस्थान का पूछ लिया जाए तो यह प्रथम स्थान है जहां से मध्यकाल में पशुपालन और कृषि से संबंधित जानकारी मिलती है। आगे देखिए, पूरा पाषाण काल से संबंधित कौन कौन सी सभ्यता आ जाती है। इसमें है विराटनगर, नोह,
डीडवाना, डीडवाना, डीडवाना ये नागौर में स्थित है। आगे आ जाती है सुनारी, जो कि झुंझुनू में स्थित है। प्रश्न पूछ लिया जाए कि डीडवाना सभ्यता या सुनारी सभ्यता कौन से काल से संबंधित है। ये पूरा पाषाण काल में अवशेष मिल चुके हैं, जबकि यही सभ्यता मध्यकाल में ही रहेगी, नवपाषाण काल में ही रहेगी। उसी प्रकार प्रश्न मध्यकाल का पूछ लिया जाए तो यह भागवत सभ्यता आ जाएगी। बाकी जो भी कालीबंगा, पीलीबंगा जो भी सभ्यताएं हैं इसमें आ जाएगी। कालीबंगा, पीलीबंगा आदि जितनी भी सभ्यताएं हैं जो नवपाषाण काल से भी संबंधित रहेगी। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसे आप जरूर याद रखें। भागोर इसमें सर्वप्रथम पशुपालन और कृषि के अवशेष प्राप्त हुए जो कि मध्यकाल से संबंधित है। आगे चलिए, आगे देखते हैं बौद्ध और मौर्यकालीन अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं। तो आप जरूर ध्यान रखें, ये विराट और एक सभ्यता और आ जाती है नोह। नोह है जो ये भरतपुर में स्थित है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सभ्यता कौन से जिले से संबंधित है, कौन सी नदी किनारे है, तो आप जरूर ध्यान रखें। शुंग और कुषाण कालीन अवशेष कौन सी सभ्यता से संबंधित है, तो ध्यान रखें ये जोधपुर सभ्यता जो कि जयपुर में स्थित है। ये भी मोस्ट प्रश्न हो जाता है क्योंकि अधिकतर बच्चे जोधपुर देखकर जोधपुर जिला कर देते हैं, जबकि ये जयपुर जिले से संबंधित है। आगे चलिए, मालवकालीन अवशेष ये किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। ये रेड सभ्यता से प्राप्त हुए हैं जो कि टोंक जिले में स्थित हैं। इसे टाटा नगर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर लोह के ज्यादा अवशेष मिले हैं। आगे देखिए, सीवी कालीन सिक्के। सीवी जो नगरीय सभ्यता से संबंधित है, ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित हैं। यहाँ पर सीवी कालीन जनपद था उसकी जानकारी संबंधित सिक्के मिलते हैं। आगे देखिए, आगे इसके बाद हम सभ्यता से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्रथम सभ्यता हम लेंगे कालीबंगा। पहली सभ्यता लेते हैं कालीबंगा। कक्षा 10 की आरबीएससी के अनुसार इसे 5 स्तरों में बांटा गया है। 5 स्तरों में बांटा गया है, जिसमें 2 स्तर हड़प्पा से पूर्व और पिछले 3 स्तर हड़प्पा कालीन। ये जरूर ध्यान रखें क्योंकि ये कक्षा 10 की किताब में दे रखा है। 2 स्तर हड़प्पा से पूर्व यानी पाक हड़प्पा और 3 स्तर हड़प्पा कालीन जो हड़प्पा के समय के हैं। आगे देखिए, इसका समृद्धि काल 2200 ईसा पूर्व से 18 ईसा पूर्व होगा। यह याद रखना इतना जरूरी नहीं है क्योंकि ये किसी एग्जाम में इतना पूछा नहीं जाता है। अगला ध्यान रखें कि सभ्यता स्थलों में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहला उसका जिला, नदी और खोज किसने की, और ज्यादा याद रखो तो और उत्खनन करता। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखें। डेटों के अनुसार कुछ 4 स्थल हैं जो मैं आपको लिखा दूंगा, उसकी आप जरूर याद रखें। तो आगे देखिए, कालीबंगा सभ्यता ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ है? हनुमानगढ़। और इसकी नदी किसके मतलब ये सभ्यता स्थल कौन सी नदी के किनारे हैं, तो ये सरस्वती हो जाएगा, नट नदी हो जाएगा या अमृत नदी हो जाएगा, और अगर घग्गर नदी आ जाए तो ये भी हो जाएगा। ये हनुमानगढ़ जिले में वैसे बहती हैं। आगे देखिए, खोज किसने की, तो खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और उसका उत्खनन करता 1961-62 में बीबी लाल और बीके थापर। ये आप याद रखें क्योंकि ये ज़्यादा पूछा जाता है प्रतियोगिता परीक्षा में। एक तो है बीबी लाल और दूसरा है बीके थापर। आगे देखिए, इसका शाब्दिक अर्थ, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्योंकि इसके उत्खनन या उसके खोज के टाइम पे यहाँ पर काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। काले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम कालीबंगा पड़ा था। बंगा शब्द कई बार पूछा था, यह बंगा शब्द कौन सी भाषा का है, तो यह पंजाबी भाषा से संबंधित है। कौन सी भाषा से संबंधित है? पंजाबी भाषा से संबंधित। कहाँ कहीं यह सिंधी भाषा में दिया गया है, तो इसका
सही है, पंजाबी भाषा ही होगा क्योंकि कक्षा 10 की किताब में यही दे रखा है, तो अपन यही याद रखेंगे। बंगा का अर्थ होता है चूड़ियां, ये भी आप ध्यान रखें। इसका अर्थ हो जाएगा काले रंग की चूड़ियां। इससे संबंधित क्या क्या अवशेष प्राप्त हुए, कई कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो देखिए आगे क्या है। सबसे पहला है जूते हुए खेत। ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है कि जूते हुए खेत के अवशेष कौन सी सभ्यता से प्राप्त हुए, तो आप याद रखें ये कालीबंगा से संबंधित है। आगे देखिए, कालीबंगा की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो ये हो जाएगा एलपी टेसीटोरी। इसने सबसे पहले जानकारी दी थी कि यहाँ कालीबंगा सभ्यता है, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे देखिए, यहाँ पर कौन कौन सी फसलों के अवशेष प्राप्त हुए, तो आप ध्यान रखें गेहूं और जौ। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि चावल, ये कई बार दे दिया जाता है, जो ये आहर से संबंधित है। आप जरूर ध्यान रखें, कालीबंगा से संबंधित गेहूं और जौ हो जाएगा। आगे देखिए, घर कच्ची ईंटों से निर्मित हैं, ये भी आप ध्यान रखें। घर कौन से ईंटों से संबंधित है, कच्ची ईंटों से। आगे पक्की ईंटें भी आएगी, पत्थर का प्रयोग भी आएगा, तो इसमें सिर्फ कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। आगे देखिए, घर का दरवाजा, यह सड़कों की मुख्य दरवाजा, मतलब घरों का मुख्य दरवाजा सड़क की तरफ न खुल के पीछे की तरफ खुलता था। यह भी एक रोचक तथ्य मिला है यहाँ से। घर का दरवाजा पीछे की ओर, सड़क से पीछे की ओर। आगे है सड़कें, ये एकदम समकोण पर काटती थी। कालीबंगा की सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी। यहाँ पर मात्र शतात्मक परिवार था, इसमें परिवार का मुखिया माता जी होती थी। कई कई सिक्कों पर महिलाओं के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। ये एक नगरीय सभ्यता है, ध्यान रखें, ये भी मोस्ट प्रश्न है क्योंकि आगे कुछ सभ्यताएं ग्रामीण भी थी, तो ये कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। ये भी मोस्ट आगे है बिंदु। 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं, कालीबंगा से 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। अगर प्रश्न ये भी आ जाए हवन कुंड आ जाए तो भी कालीबंगा ही होगा। ये सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, ये कहा था दशरथ शर्मा ने। कौन से शर्मा ने कहा था, दशरथ शर्मा ने। ये भी आप ध्यान रखें कि दशरथ शर्मा ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। इस सभ्यता में बेलनाकार मोहरें मिली है, ये भी अवशेष बढ़िया है। बेलनाकार मोहरें, ये भी याद रखें। यहाँ पर भूकंप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से सभ्यता से भूकंप के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। और शल्य चिकित्सा के बालक की खोपड़ी में या मस्तिष्क में 6 छिद्र पाए गए हैं। ये कौन सी सभ्यता हो जाएगी, इसमें कालीबंगा सभ्यता हो जाएगी, शल्य चिकित्सा संबंधित है। और यहाँ से स्वास्तिक के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं। तो आप ध्यान रखें, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं जो याद रखने योग्य हैं। ये इसमें से जो भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वो इससे बाहर कुछ भी नहीं जा सकता है, तो आप ध्यान रखें। तो ये अपनी कालीबंगा सभ्यता पूरी होती है। अगले नेक्स्ट पार्ट में अगर अपन मतलब दूसरी सभ्यता स्थल भी लेंगे, तो आज यहीं तक। नेक्स्ट पार्ट में अगली सभ्यताएं पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।